हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, मकान 13। परिवार। परिवार शब्द एक मकान के बिना अधूरा है। लेकिन इस दुनिया में आज भी सैकड़ों, हजारों, लाखों परिवार खुले आकाश की छत के नीचे रहते हैं। जो लोग किराया अफोर्ड कर सकते हैं वो किराया देकर मकान की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन मकान हर एक को चाहिए, और ऐसे ही जरूरतमंद के लिए है ये मकान 13। इस मकान को मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नाम पर खरीदा मिस्टर मेडकर। इस मकान का मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। तुम इसमें आखिरी दम तक रह सकते हो। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम्हारे बाद इस मकान को बेचने या किसी और के नाम करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो लो, इस पेपर पर अपने सिग्नेचर कर दो और आराम से जाकर मकान में रहो। सिग्नेचर ना करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। और तब, आप महान है डी जोन साहब। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। मुझे वाकई इस शहर में एक मकान की सख्त जरूरत थी। लेकिन मकान खरीदने के लिए रुपए मेरे पास नहीं थे। और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती मैं किराया भी नहीं दे सकता था। अरे अरे, ये क्या करते हो। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि यह शानदार मकान मेरा हो चुका है। लेकिन यह सच है। और ये खुशखबरी मैं झंडूपुरा गांव में रहने वाले अपने माता पिता को फौरन ही दूंगा। मुझे फौरन एसटीडी बूथ जाकर उन्हें फोन करना चाहिए। मकान मिलने की खुशी ने मेडकर के पाँव में भला किसी तेजी ला दी थी। लेकिन कहते हैं कि जो चीज किस्मत में ना हो उसके पीछे लात भागो, या वो अपने आप ही क्यों ना मिल जाए, पर इंसान उसका सुख भोग नहीं पाता। ठाक! अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सीडेंट? बेचारा मारा गया। सड़क को ओलंपिक का ट्रैक समझकर साइकिल चला रहा था। अब उसे किसी मकान की नहीं, शमशान की जरूरत थी। किस्मत है। ठीक 15 दिन बाद। तुमने बहुत पी ली है, अब घर जाओ जैकी। घर पर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। घर? कैसा घर? किसका घर? मेरा कोई घर नहीं है। मैं जितना कमाता हूँ उससे तो मैं एक झोपड़ी भी नहीं बना सकता। मेरी आधी तनख्वाह किराया चुकाने में चली जाती है और पूरा दिमाग बीवी से इसी झिक झिक में खर्च हो जाता है। मैं कभी घर नहीं बना सकता, कभी नहीं। और इसलिए मैं शराब पीता हूँ ताकि मैं कभी अपने मकान का सपना भी न देख पाऊँ। ठहरो जैकी। जिंदगी शराब में डुबोकर गर्क दर कर देने की चीज नहीं है। त, तुम कौन हो? वो जो तुम्हें मकान देने आया है। जिस सपने को तुम देखना भी नहीं चाहते उसे पूरा करने आया है। मकान? सपना? हाँ। दरअसल मैं तुम्हारे जैसे ही किसी जरूरतमंद को अपना मकान बिना कोई पैसा लिए बेच देता हूँ। और आज से वो मकान तेरा। मकान मेरा? यकीन नहीं होता। पर सबूत मेरे हाथ में है। इस मकान के मेरे नाम होने के कागजात। जल्द ही। रेखा! अरे ओ रेखा, कहाँ गई तू? ये देख, हमारा सपना सच हो गया। भगवान ने कोई फरिश्ता भेज दिया हमारे लिए, जिसने हमें मकान दे दिया। आज से शराब बंद, झगड़े बंद, मुसीबत है खत्म। कहाँ है तू? और ये कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? खुशी के दिए जला, पर पहले बत्ती तो जलाऊं। जैकी ने खट से स्विच ऑन किया। और उसी के साथ आकाश को छूने निकल पड़ी उसकी सारी खुशियां, मानो पंख टूटे पक्षी की तरह झटपटाकर जमीन पर आ गिरी। नहीं! उसके मुंह से हृदय विदारक चीख निकली। दुख से फटी आंखें उस खौफनाक मंजर पर टिकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुमने क्या किया रेखा? मेरे मासूम बच्चों को मारकर तुमने अपनी जान भी दे दी। दूसरे ही पल अपने सीने को भींचकर बुरी तरह से वो भी करा उठा। आह! दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा था उसे। और क्या कहे, कौन जिम्मेदार था। लेकिन मौत उस परिवार को हर सुख दुख से दूर करती चली गई थी। डी जोन के चेहरे पर अपार दुख के भाव थे। किस्मत है। वाकई किस्मत थी। उसमें उस मकान का क्या दोष, जिसका सुख उसका नया मालिक भोग नहीं पा रहा था। का गजानन, आज से वो मकान तेरा। प्रिंस, जिसकी छोटी इंद्री उस वक्त भी जागृत थी। काव! लेकिन वो आज क्यों करकशा रहा था उस कब्र पर? काव काव काव! ऐसा क्या हो गया था? उसकी करकशाहटें भले ही किसी आम आदमी के लिए शोर हों, मगर कब्र में पड़े उस मुर्दे के लिए वो पुकार थी। काव काव! जिसे सुनकर मुर्दा कब्र फाड़कर बाहर आ जाता था, जिंदा मुर्दे एंथनी के रूप में।
बोल प्रिंस, क्या हुआ? क्यों बुलाया तूने मुझे? कहा? प्रिंस उसे बुलाने का कारण बता रहा था और इधर गजानन उस लोकल ट्रेन पर सवार हुआ। मकान मेरा हो गया। वाह, उसने कितनी आसानी से कह दिया कि मकान तेरा। 50 मील दूर बिंदी नगर से रोजाना रूपनगर नौकरी के लिए आना जाना पड़ता था। मैं कल ही अपने नए मकान में शिफ्ट कर लूंगा। मेरी सगाई हो चुकी है, शादी भी नए मकान में करूंगा। प्रिंस के साथ उड़ा जा रहा था एंथनी। ये तू मुझे कहाँ ले जा रहा है प्रिंस? कभी कभी एंथनी को भी रहस्य में उलझाए रखता था वो। और प्रिंस उसे लेकर जहां पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर एंथनी बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह नहीं, ये क्या? रेलवे लाइन का यह हिस्सा उखड़ा पड़ा है। कोई भी ट्रेन इधर से गुजरी तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ये ट्राम ये काम जरूर कुछ देशद्रोही लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दूंगा। रेलवे लाइन के उस उखड़े हुए पोर्शन का को हमें फिर से यथास्थान स्थापित करना होगा प्रिंस। प्रिंस ने अपनी सहमति दे दी और तेजी से एक तरफ उड़ चला। प्रिंस, प्रिंस कहाँ जा रहा है तू? कहाँ? प्रिंस की व्यग्रता भी देखते ही बन रही थी। एंथनी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। तू यहाँ क्या टटोल रहा है प्रिंस? कहाँ? एंथनी की आंखें उस वक्त बिल्ली की तरह चमक उठी। ओह वेरी गुड, ये तो रिंच व स्पैनर है। इन्हीं की मदद से नट बोल्ट खोलकर शैतानों ने रेलवे पटरी को क्षतिग्रस्त किया होगा। लेकिन तू घबरा मत प्रिंस, अब इनकी मदद से ही मैं इस पटरी को यथास्थान रखकर उन्हें फिश प्लेटों और नट बोल्टों की मदद से कस दूंगा। क्रिंच। इसी क्षण वातावरण रेल की विसिल से गूंज उठा। पॉं! ओ रेल आ गई, लेकिन अभी ट्रैक का दूसरा सिरा जोड़ना बाकी है। प्रिंस व्याकुलता से करकशा उठा। काव काव। घबरा मत प्रिंस, घबरा मत। मैं इस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने दूंगा। जितनी दूरी पर ट्रेन उस वक्त थी, वहां से बमुश्किल 30 सेकंड में ही उस स्थान तक पहुंच जानी थी। और ऐसा ही हुआ। ट्रेन धड़धड़ाती हुई वहां से गुजरी। पॉं! मकान, मेरा मकान। धधड़ 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 धधड़। विजयी मुस्कान भी एंथनी के होठों पर थी। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई प्रिंस। लेकिन प्रिंस की व्याकुलता भी कम ना हुई थी। वो उसे भी उसे अभी भी कहीं ले जाना चाहता था। ये तो फिर उसी ट्रेन की दिशा में मुझे ले जा रहा है, क्योंकि उसी वक्त रेल के पायदान पर खड़े गजानन के होठों से वह तीव्र सिसकी फूट निकली थी। मधुमक्खी ने डंक चुबो दिया। दर्द का इतना भीषण झोंका उसके जिस्म से उठा कि वो बुरी तरह से तिलमिला उठा और ओह, उसके पांव पायदान की जमीन छोड़ बैठे। लेकिन इससे पहले कि उसका पूरा शरीर नीचे की पथरीली जमीन पर गिरकर बुरी तरह से रगड़ जाता, उसे एंथनी के मजबूत काले हाथों ने थाम लिया। आखिर ये रहस्य क्या है? धधड़ धधड़। प्रिंस का मुझे ट्रेन की क्षतिग्रस्त पटरी तक ले जाना तो ठीक लगता है कि उसने आते जाते वो देख ली होगी, लेकिन प्रिंस को यह बात कैसे पता चली कि गजानन भी ट्रेन से गिरने वाला है? आह! और फिर जब प्रिंस ने उसे रहस्य बताया तो यानी कि तू ये कहना चाहता है कि ट्रेन की पटरी भी इसीलिए क्षतिग्रस्त हुई क्योंकि गजानन की मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। का तुझे अवश्य कोई भ्रम हुआ है प्रिंस। भला मकान खरीदने पर कोई मारा क्यों जाएगा? पटरी का क्षतिग्रस्त होना और गजानन का ट्रेन से गिरना एक विचित्र संयोग है, बस और कुछ नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम इसी धरती पर हो और बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने तुम्हें नीचे गिरते देख कैच करके तुम्हारी जान बचा ली थी। अब बिना कोई पूछताछ किए घर जाओ। कौन था? इतनी फास्ट ट्रेन से गिरने पर उसने मुझे कैसे किया होगा? यह तेरा वहम है प्रिंस, उसे कुछ नहीं होगा। कहाँ? चला, हमें वापस लौटना होगा। लेकिन तभी ट्रेन के गुजरने के सर में ही गूंजी एक दर्दनाक चीख, जिसने एंथनी के कानों को हिला दिया। कहाँ? प्रिंस बड़ी व्यग्रता के साथ एंथनी की पकड़ में कुलबुलाया। एंथनी की आंखें उस खौफनाक दृश्य पर जा टिकी। उफ, ये तो गजानन ही है। इसकी ये कटी टांग साबित कर रही है कि फाटक की तरफ जाते गजानन का पांव पटरी में फंस गया होगा और तभी वहां से गुजरी सुपरफास्ट ट्रेन ने उसे कुचल दिया। तो क्या प्रिंस का अनुमान सही था? पोस्टमार्टम हाउस में लाश की शिनाख्त करते ही डी जोन की आंखों में अपार दुख था। किस्मत है। और यह भी सच है कि दुख और सुख इंसान को अपनी किस्मत से ही मिलते हैं। दुख और सुख की एक समय सीमा होती है। कब दुख की समयावधि समाप्त हो जाए, कब सुख आ जाए, कब सुख की समाप्ति समाप्त हो जाए, कब
कब दुख आ जाए, तब कब दुख आ गिरे ये कोई नहीं जानता। देखो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब से तुम्हारे पति की मौत हुई है, तुम रोज किराए के लिए कल 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 की रट लगाती रहती हो। अरे मैं कहता हूँ मैडम जूली की कल भी तुम किराया कहाँ से लाओगी? तुम्हें नौकरी कौन देगा? फेंक दो इसका सारा सामान गली में। आज मुझे मकान खाली चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। खटाक। ऐसा एक ना एक दिन तो होना ही था मैडम जूली। कहाँ कहाँ? लेकिन तुम घबराओ मत, आज से मेरा वो मकान तेरा। चलो भाई, जूली मैडम का सामान अंदर रखो। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं डी जॉन साहब? मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मेरे पास अपार दौलत है। मैं अपनी सारी दौलत अपनी छाती पर रखकर स्वर्ग थोड़े ही जाऊंगा। बस ऐसे ही मदद करता हूँ। ऐसा करके तो मुझे खुद ही अपार खुशी मिलती है। सारा सामान अंदर रखवाने के बाद जूली ने मकान को लॉक किया, क्लिक, और चल पड़ी। अब मैं सुपर बाजार से कुछ सामान ले आऊं। सामान और मारिया को ट्यूशन से लेकर आती हूँ। मारिया भी अपना नया मकान देखेगी तो खुशी से खिल जाएगी। यहाँ तो उसके खेलने की भी खूब जगह है। खूब बड़ा लॉन है। काव! सूर्यास्त जितना कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। बेसब्री। प्रिंस की रग रग में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बेसब्री थी। का का कर। और जो कुछ प्रिंस ने एंथनी को बताया उसे सुनकर उसकी आंखें फटने से को आ गई। अगर ऐसा हो गया तो एंथनी उस शैतान व्यक्ति के इतने सारे टुकड़े कर देगा कि तुम्हें भी चोंच में उठाने में मुश्किल हो जाएगी प्रिंस। इधर जूली सुपर बाजार से सामान पैक करवा कर उस लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया में डीजोन जैसे कर्मशील निस्वार्थ भले व्यक्ति मौजूद हैं। पाप और स्वार्थ की ये दुनिया शायद ऐसे ही नेक लोगों के दम पर अब तक टिकी हुई है। जूली की सोचों को तब गहरा झटका लगा तब जब ओ ये क्या, लिफ्ट इतनी तेजी के साथ नीचे क्यों जा रही है? वो तो जानी ही थी, क्योंकि लिफ्ट चलने के साथ ही लिफ्ट का तार टूट गया था। जूली की हलक से फूटी चीखें प्रत्येक फ्लोर पर लिफ्ट की प्रतीक्षा में खड़े लोगों के होश उड़ाती जा रही थी। लिफ्ट टूट गई है। हेल्प मी, हेल्प मी। अंदर जो भी है वो बचेगी नहीं। ओ गॉड, हेल्प हर। और तब एक झटके के साथ रुकी वह लिफ्ट। क्लच। ओ ये क्या, लिफ्ट रुक गई? लिफ्ट ना सिर्फ रुक चुकी थी बल्कि अब सामान्य गति पर नीचे उतर रही थी। लिफ्ट की गति सामान्य कैसे हो गई? ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला और लेकिन लिफ्ट का तार तो टूट गया था। अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिफ्ट का तार तो टूट गया था। लिफ्ट सामान्य ढंग से कैसे उतर आई? बहुत सारे प्रश्न थे यहाँ, लेकिन उन सब का जवाब यहाँ था। काव! प्रिंस, हमने ठीक समय पर यहाँ आकर लिफ्ट के टूटे टावर को पकड़कर लिफ्ट को कंट्रोल कर लिया। काव! और जूली को लिफ्ट की सामान्य स्पीड पर ही नीचे उतार दिया। अब जूली पर से खतरा टल चुका है, मगर प्रिंस जानता था कि ये खतरा अभी टला नहीं है, और शायद एंथनी भी यह बात जानता था। प्रिंस, अभी मैं जूली की ओर से निश्चिंत नहीं हुआ, क्योंकि गजानन के मामले में निश्चिंत होकर मैं एक बार चूक कर चुका हूँ। अब दोबारा नहीं करूंगा। काव! और तब एंथनी प्रिंस से मुखातिब हुआ। प्रिंस, तुझे मेरा यह हस्तलिखित एक मैसेज फौरन जाकर इतिहास को देना होगा, क्योंकि मैं जूली को अकेली नहीं छोड़ सकता। इधर अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद जूली अपने सामान की टोकरी संभाले बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देती हुई लिफ्ट से बाहर आ चुकी थी। ओह गॉड, आज तो बाल बाल बची। सड़क पार करती हुई जूली को एक तेज झटका लगा। प्रिंस ठीक कहता था, जूली की जान को खतरा पल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। इधर इस धक्के से स्तब्ध थी जूली। मुझे धक्का किसने दिया? वरना शायद मैं उस कार के नीचे आ गई होती। मौत के मुंह से दूसरी बार बची हूं मैं। मारिया को स्कूल से लाना बाकी था। ये बस मारिया की स्कूल जाती है। उस गड़बड़ को बस ड्राइवर के अलावा बस की छत पर मौजूद एंथनी ने महसूस किया। बस अनियंत्रित हो रही है, यानी कि हो चुके हैं बस के ब्रेक फेल। ओह नो, क्या हो रहा है ये आज मेरे साथ? बस को रोकने के लिए ये क्रेन मेरे काम आएगी। ओह नो, आगे कुछ बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। खनाक! ब्रेन की शक्ति क्रेन की शक्ति के आगे बस को झुकना ही पड़ा, लेकिन कमाल है, क्रेन में कोई भी नहीं है। तो फिर हमारी मदद किसने की? शंकित हो रहा था जूली का मस्तिष्क, जबकि उसी समय वहां पहुंचकर रुकी जीप में से प्रिंस के साथ ही उतरा इंस्पेक्टर इतिहास। जूली रुको। इतिहास तुम? और इतिहास ने जूली को बताए वो रहस्य तो अपनी अंगुली आश्चर्य व अविश्वास से दबा बैठी वो। का ओह, इसका मतलब हर बार मेरी मदद करने वाला एंथनी था। जूली, जैसा एंथनी ने कहा है वैसा करना बहुत जरूरी है। शायद यही सबक होगा उस अपराधी के लिए। तुम इसी वक्त इस कागज पर साइन करो। जबकि इधर
दौलत के ढेर लग रहे हैं मेरी तिजोरियों में। यह मकान मेरे लिए सोने की खान साबित हो रहा है। आने ही वाली होगी उस बेवकूफ औरत जूली की भी मौत की खबर। बेवकूफ औरत मुझे भगवान कह रही थी। उसे नहीं पता कि आज का भगवान केवल रुपया है, जो मैं उस जैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर बनाता हूँ। उसकी मौत के बाद उसकी इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपया मेरी इस खाली तिजोरी में आने वाला है। यही तो मेरा धंधा, यही तो है मेरा धंधा। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह मकान मनहूस है। वह मकान जिसके भी नाम हुआ वो मारा गया। उसकी यही विशेषता जानने के बाद ही मैंने योजना बनाई थी कि किसी दूसरे के नाम मकान खरीदो, उसके नाम का बड़ा इंश्योरेंस यानी बीमा करवाओ, फिर जैसे ही वो मेरे को मरे तो बीमे का रुपया तिजोरी में भरो। हा हा हा। कानून का डर भी नहीं, क्योंकि मैं हत्या नहीं करता। हा 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 हा। तभी गूंज उठा वह सर। कानून का ना सही डीजोन पर था। एंथनी का तो डर हुआ होता। और ये देखिए क्या है। नहीं, ये उसी मकान के कागजात है डीजोन, जो जूली ने अब तेरे नाम कर दिए। अब तेरा मकान, तेरा। उसी समय ऊपर जलती कैंडलों पर फड़फड़ाए कबूतर और खटाक जलती मोमबत्ती शराब से भीगे डीजोन पर आकर गिरी और आग! मौत ने बख्शा नहीं था उसे भी। और वह दृश्य देखते ही एंथनी के, जबकि इधर जूली, ये लो इस मकान के कागज। ये मकान कानूनन तुम्हारा है, और यह मनहूस भी नहीं रहा, क्योंकि ये जिसके नाम है वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। और वह दृश्य देखते ही एंथनी के चेहरे पर इत्मीनान के भाव थे। चला प्रिंस, हमारा काम पूरा हो गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स मुर्दा फिरौती में। तब तक के लिए धन्यवाद।